everyone and welcome back to the channel. So this is the 7th class in which we will be discussing the miscellaneous topic, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल्स में हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मेजर टॉपिक्स कवर कर चुके हैं. ये लास्ट क्लास है जिसमें हम जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे मेटल्स वगैरह और क्या कहते हैं फ्लाई एशेस और डिस्टेम्पर्स वगैरह हैं, तो उनके क्वेश्चंस को हम सारा डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ठीक है. और अभी इससे पहले 6 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी बिल्डिंग मटेरियल की ऑलरेडी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं किए हैं तो जाके आप फटाफट उसको कवर कर लीजिए. ठीक है. तो ये बिल्डिंग मटेरियल्स की लास्ट क्लास है और यहाँ पे हम सारे टॉपिक्स जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे. ठीक है. CTPYQ सीरीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जो भी हमारे गेट, ESE या फिर SSC JEE या फिर हमारे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में मतलब जो भी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हमारे पूछे गए हैं उन सबको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं. ठीक है. तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अनवेंटेड हीटर्स. ठीक है. अनवेंटेड हीटर्स, अब अनवेंटेड नाम लिख दिया आपको तो आपको पता चली क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, वेंट मतलब हमारा जो वेंटिलेशन से रिलेट होता है. अब नाम से ही पता चल गया अनवेंटेड है, दैट मीन्स कि यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए कुछ भी ऐसा प्रोवाइडेड नहीं है. तो अब ये क्या बोल रहा है, अनवेंटेड हीटर्स इन बेडरूम एंड स्लीपिंग रूम्स. तो क्या ये कॉज करता है, तो हमारा ये क्या कॉज करेगा, इट विल बी कॉजिंग द एस्फिक्सिएशन, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड डेथ. ठीक है. यानी कि अगर हम अनवेंटेड हीटर्स को अपने रूम में यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा कॉज करेगा क्या, हमारा एस्फिक्सिएशन, कार्बन मोनोऑक्साइड और पॉइजनिंग या एंड डेथ. ठीक है. अब एस्फिक्सिएशन क्या होता है, बेसिकली एस्फिक्सिएशन हमारा होता है कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को ये रोक देता है. ठीक है. इसका मतलब होता है स्टॉपिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. समझ में आ गया. चलो देख लेते हैं. यहाँ पे भी यही सारी चीज़ें मैंने मेंशन की है. अब देख लो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, पीछे मैंने अभी बताया कि अनवेंटेड हीटिंग अप्लायंसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेंट फ्री अप्लायंसेस. वेंट फ्री मतलब कि इट हैज़ नो चिमनी वेंट, यानी कि इसमें कोई भी चिमनी वगैरह प्रोवाइडेड नहीं होती है जहाँ से वेंटिलेशन हो सके. फिर क्या बोल रहे हैं, इज़ लोकेटेड इन द स्पेस बीइंग हीटेड. ठीक है. अब ये ऐसी जगह पे लोकेटेड होते हैं जहाँ पे हमारे जगह गर्म हो सकती है. ठीक है. जहाँ पे हीट का इफेक्ट हमें दिखेगा. ओके. फिर क्या बोल रहा है, ये हीटर्स प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर. अब क्या है, ये हीटर क्या करता है कि ये प्रोड्यूस करता है क्या, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में. ठीक है. फिर क्या बोल रहा है, इफ़ हीटर्स आर अनवेंटेड देन कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्यूमुलेटेड इन बाथरूम्स एंड स्लीपिंग रूम्स. अब क्या है कि अगर हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर एटमॉस्फेयर में जाने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलेगी तो ये क्या करेगा, हीट करना शुरू कर देगा. किसको, हमारे बाथरूम्स को और या फिर जहाँ भी हमारा स्लीपिंग रूम्स है वहाँ पे. ठीक है. जिसकी वजह से क्या कॉज होगा, हमारा ये एस्फिक्सिएशन कॉज हो जाएगा, जिसका मतलब है डिफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी. ठीक है. और ये क्या करेगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉइजनस होता है और ये डेथ तक कॉज कर सकता है. क्लियर हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रीकास्ट कंक्रीट टाइल्स विथ मार्बल चिप्स ऑन द सरफेस आर नोन एज. तो अब क्या बोल रहा है ये हमारा, जैसे ये मान लो टाइल्स है. ठीक है. आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे चिप्स होते हैं. ठीक है. रैंडम शेप्स के हमारे यहाँ पे चिप्स होते हैं मार्बल्स के. तो ऐसे टाइल्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे टाइल्स को हम बोलेंगे अपना मोज़ाइक टाइल्स. ठीक है. चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये. मोज़ाइक टाइल्स में क्या होता है, मोज़ाइक टाइल्स हमारा होता है कि कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल सच एज ग्लास, सिरामिक, पोर्सेलिन और स्टोन. ठीक है. इनमें से कोई किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. यूजुअली सेट इन अ स्मॉल फॉर्मेट एंड सेट ऑन अ मेश शीट फॉर अ इजी इंस्टॉलेशन. ठीक है. कि अब क्या होता है कि जैसे मान लो शीट हमारी रफ शीट है या फिर मेसी शीट है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारा कोई भी यानी ग्लासेस के टुकड़े भी यूज़ होते हैं, सिरामिक भी यूज़ होता है, हमारा पोर्सेलिन भी यूज़ होता है और छोटे छोटे स्टोन्स को भी हम यूज़ कर लेते हैं हमारा मोज़ाइक टाइल्स फॉर्म करने के लिए. ठीक है. फिर ये कहाँ पे यूज़ होता है जनरली, तो ये हमारा बैक स्प्लैश में यूज़ होता है या फिर शावर बाथ में या फिर हमारे फ्लोर्स पे. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा मैंगलोर टाइल्स. मैंगलोर टाइल्स अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ पे बेसिकली मिलता होगा और या फिर यूज़ ज़्यादा कहाँ पे होगा, मैंगलोर इंडिया में. ठीक है. अब ये कैसा होता है, ये होता है रेड कलर का क्ले टाइल्स होता है. ठीक है. ये यूनिक इन शेप एंड साइज होता है. फिर क्या बोल रहा है कि सिंस दीज क्ले टाइल्स आर मोल्डेड अंडर एक्सट्रीम हीट दे आर रेजिस्टेंट टू डैमेज और डिस्ट्रक्शन फ्रॉम फायर. ठीक है. ये इसका एक थोड़ा मेन पॉइंट है कि ये क्या है, रेजिस्टेंट टू फायर है.
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर इसका एक चीज़ और है कि ये क्ले टाइल होता है, दूसरा यूनिक इन शेप एंड साइज होता है। 3 पॉइंट हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हमारा स्लेट टाइल्स होता है। स्लेट टाइल्स क्या होता है, स्लेट टाइल इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरल स्टोन दैट इज क्वारीड फ्रॉम द साइड ऑफ माउंटेन और टेकन फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, अब स्लेट टाइल क्या बोल रहा है, ये हमारा नेचुरल स्टोन होता है जो हमारा क्वेरीड यानी कि कहाँ से मिलता है, हमें बेसिकली हमारे माउंटेन से मिलता है या फिर हमें अर्थ से मिलता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, अ फाइनली ग्रेन्ड होमोजीनियस मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक, अब कहाँ क्या है, हमें जनरली कहाँ से मिलता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक से मिलता है ये चीज़ हमें। ठीक है, स्लेट आपको वहाँ पे भी पढ़ा होगा आपने, रॉक्स में जब पढ़ा होगा तो स्लेट हमें आपको पता ही है कि मेटामॉर्फिक रॉक से मिलता है। फिर क्या बोल रहा है, इट इज़ अ नेम फॉर द वे द मटेरियल फॉर्म्स इन अ प्लेन। ठीक है, अब क्या है कि ये इसका नाम किस तरीके से रखा गया है, जैसे ये मटेरियल फॉर्म होता है प्लेन में, इसी तरीके से हमने इसका नाम भी रख रखा है। ठीक है, लाइक शीट रेस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द अदर। जैसे आपको पता ही है कि सारे मेटामॉर्फिक रॉक कैसे होते हैं, वो लेयर वाइज लेयर फॉर्म होते हैं। ठीक है, या फिर यानी कि उसमें जो देखेंगे अगर आप उसका टेक्सचर, तो उसमें लेयर्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर फॉर्म होती है, तो इसलिए इसका नाम उस तरीके से रखा गया है स्लेट। अब क्या है कि ये क्या है, कंप्रेस्ड अंडर ग्रेट प्रेशर टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब क्या होता है कि ये लेयर्स क्या होती हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में फॉर्म होती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगने की वजह से इनके जो बीच का बॉन्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, कंक्रीट टाइल्स। कंक्रीट टाइल्स क्या होते हैं, दे आर मेड फ्रॉम कंक्रीट, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, दे आर हाईली ड्यूरेबल एंड ईजी टू मेनटेन। अब क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, हाईली ड्यूरेबल है और ईजी टू मेंटेन है। ठीक है, फिर अब इसका क्या एक मेन ड्रॉबैक है, क्या ड्रॉबैक है इसका, तो वो हम देख सकते हैं कि सिंस दीज टाइल्स आर हैवी दे कैन इंक्रीज द डेड लोड। यानी कि हैवी होता है, इस वजह से क्या होगा, ये इसका डेड लोड बढ़ा देगा किस पे, हमारे जो भी स्ट्रक्चर यानी जहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे इसका डेड लोड क्या करेगा, वो काफ़ी बढ़ा देगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द आयरन इज ऑब्टेन्ड आफ्टर स्मेल्टिंग ऑफ कैल्सिनेटेड ओर इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, यानी कि हमें क्या, कौन सा आयरन मिलेगा किसकी वजह से, जब हम स्मेल्टिंग करेंगे कैल्सीन्ड ओर की, तो हम ब्लास्ट फर्नेस में हम जब स्मेल्टिंग करेंगे किसकी, कैल्सीन्ड ओर की, तो हमें कौन सा आयरन मिलेगा, वो मिलेगा हमें पिग आयरन। ठीक है, अब पिग आयरन देख लेते हैं क्या होता है। तो पिग आयरन इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर स्मेल्टिंग ऑफ द कैल्सिनेटेड ओर इन द ब्लास्ट। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी ली। फिर क्या बोल रहा है कि पिग आयरन में कार्बन कंटेंट कितना होता है, तो कार्बन कंटेंट होता है पिग आयरन में हमारा 3.5% टू 4.5%। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, रॉट आयरन के बारे में। तो रॉट आयरन क्या है, रॉट आयरन जो है हमारा वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये आयरन का एक एलॉय होता है जिसमें जो सबसे कम हमारा कार्बन होता है, जो होता है हमारा लेस देन 0.08% से। ठीक है, अब उसी जगह पे हम अपना कास्ट आयरन को देखेंगे, तो कास्ट आयरन में जो कार्बन का कंटेंट होता है वो होता है 2.1% टू 4%। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होता है कि ये एलॉय होता है किसका, हमारा आयरन और क्रोमियम का। ठीक है, अब क्या है, इसमें स्टेनलेस स्टील में जो हमारा क्रोमियम होता है वो हमारा 10.5% होता है, और जो कार्बन होता है वो हमारा लेस देन 1.2% होता है। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हमारा स्टेनलेस स्टील जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है किसके, कोरोजन के। क्यों, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम की वजह से। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम नहीं होता तो ये हमारा वापस से जैसे बाकी आयरन हमारे रिएक्ट कर रहे हैं वैसे ही ये भी रिएक्ट करता। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि वी कैन इम्प्रूव स्ट्रेंथ बाय इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम। यानी कि क्रोमियम हमारा बेसिकली क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ क्रोमियम को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि स्टेनलेस स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड थ्रू इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेसेस कंटिन्यूअस कास्टिंग। ठीक है, अब क्या है कि स्टेनलेस स्टील हमारा मैन्युफैक्चर कैसे होता है, या तो हमारा इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस से या फिर कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस से हमारा होता है। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों प्रोसेस से होता है, और भी मेथड से, लेकिन ये दोनों मेन मेथड से। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ कार्बन इन पिग आयरन। अभी हमने देखा वो कितना होता है हमारा 3.5% टू 4.5%। ठीक है, अब क्लोजेस्ट ऑप्शन हमारा डी दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि बाकी सब तो काफ़ी ज़्यादा है, वो रेंज में ही नहीं आ रहे, तो हमारा जो होगा ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बताने जैसा था ही नहीं, पिग आयरन के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिजिड मटेरियल व्हेन चेकिंग द डैम्पनेस ऑफ द मटेरियल।
अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये उसने क्या पूछा है, रिजिड मटेरियल्स, ठीक है। उसने डैम्पनेस पूछा है कि कौन सा मटेरियल डैम्पनेस के लिए हमारा यूज़ होता है लेकिन रिजिड के कैटेगरी में, ठीक है। तो वो कौन सा होगा हमारा, तो वो होगा हमारा सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली हमारा डैम प्रूफ कोर्स होता क्या है, तो देखो डैम प्रूफ कोर्स मतलब कि हमारा डैम प्रूफ हम कब कहाँ पे करते हैं, डैम प्रूफ हम स्ट्रक्चर के उस पर्टिकुलर पोर्शंस पे करते हैं जहाँ से हम चाहते हैं कि हमारा मॉइस्चर पास नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे वॉल हो गया, ठीक है। अब वॉल में हम नहीं चाहते कि वॉल में हमारा क्या है कि मॉइस्चर जो है वो पास करे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे डैम प्रूफ कोर्स को अप्लाई कर देंगे जिससे कि हमारा क्या होगा कि फिर मॉइस्चर वहाँ पे एंटर नहीं करेगा हमारा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो डैम प्रूफ कोर्स हमारा बेसिकली क्या है, दो तरीके का होता है। पहला हमारा हो गया क्या, ये फ्लेक्सिबल मटेरियल फॉर डैम प्रूफ कोर्स, और दूसरा हो गया हमारा रिजिड मटेरियल फॉर डैम प्रूफ कोर्स। तो अब बेसिकली हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमारा फ्लेक्सिबल के अंडर में आता है। तो फ्लेक्सिबल के अंडर में आ जाएगा हमारा बिटुमिनस मैस्टिक, या फिर इसको मैस्टिक एसफाल्ट भी बोलेंगे। दूसरा आ जाएगा बिटुमिनेट फेल्स शीट्स, ठीक है। फिर तीसरा आ जाएगा हॉट लेड बिटुमिनन, और फिर चौथा आ जाएगा हमारा मेटल शीट्स, ठीक है। ये चार हमारे किस में आते हैं, फ्लेक्सिबल मटेरियल्स हैं फॉर डैम प्रूफ कोर्स। अब नेक्स्ट हमारा जो रिजिड मटेरियल्स होता है वो कौन कौन सा होता है, वो होता है हमारा रिच कंक्रीट, दूसरा हो गया मोर्टार, तीसरा हो गया ब्रिक्स, और चौथा हो गया हमारा स्टोन और स्लेट्स, ठीक है। तो ये चार हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे रिजिड मटेरियल्स फॉर डैम प्रूफ कोर्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया। बाकी मैंने थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सबके बारे में दे दी है ताकि अगर आप पढ़ना चाहो एक्स्ट्रा तो पढ़ सकते हो, पर नाम तो आपको पक्का याद रखने ही रखने हैं क्योंकि नाम पूछ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार पूछ चुका है, ठीक है। अब रिजिड पूछ चुका है तो डेफिनेटली इस बार क्या पता फ्लेक्सिबल पूछ ले, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और बाकी अगर आप उसके बारे में एक्स्ट्रा भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहो तो आप उसको रीड कर सकते हो आराम से। क्लियर हो गया। और आपको पता ही है कि नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है जहाँ पे आपको ये सारे PDF अवेलेबल हो जाते हैं लेक्चर के बाद ही, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एक्ट्स एज एन एक्सेलरेटर फॉर द फ्यूजन ऑफ ग्लास एंड एक्सेस ऑफ विच विल बी हार्मफुल। अब ये क्या पूछ रहा है कि हमारे कौन से मतलब हमारा जो ग्लास का कंस्टिट्यूएंट होता है उसमें कौन सा कंस्टिट्यूएंट ऐसा है जो हमारे फ्यूजन ऑफ ग्लास में एक्सेलरेटर की तरह काम करता है, और दूसरा हमारा अगर हमने उसको ज़्यादा प्रोपोर्शन में डाल दिया यानी उसका जो पोर्शन है अगर हमने उसको बढ़ा दिया तो वो हार्मफुल भी हो सकता है ग्लास के लिए। तो वो कौन सा होगा हमारा, वो होगा हमारा सोडा, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट बोल रहा है द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास आर। अब देखो रॉ मटेरियल बेसिकली होते क्या क्या हैं, तो वो होता है हमारा सैंड, लाइम चॉक, फिर हमारा क्या हो गया सोडा और पोटैश, ठीक है। फिर अब क्या बोल रहा है कि जिनको फ्यूज़ किया जाता है कितने टेम्परेचर पे, हमारा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। यानी जो भी हमारे क्या कहते हैं रॉ मटेरियल्स हैं उन सबको फ्यूज़ किया जाता है कितने पे, हमारे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब देख लेते हैं कि इंडिविजुअली इनके एक एक फंक्शन क्या होते हैं, यानी क्या फंक्शन ये क्या हमारा इम्पार्ट करते हैं किसमें, हमारे ग्लास में, ठीक है। तो लाइम क्या करता है, तो लाइम इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, चॉक और प्योर मार्बल एंड मार्ल, ठीक है। अब देखो ये चार फॉर्म दे दिया, लाइमस्टोन, चॉक, प्योर मार्बल और मार्ल। ये चार फॉर्म में हमारा क्या यूज़ होता है, हमारा लाइम यूज़ होता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द एडिशन ऑफ लाइम मेक्स ग्लास फ्लूइड एंड सुटेबल फॉर ब्लोइंग, ड्राइंग और रोलिंग, प्रेसिंग और स्पिनिंग। अब देखो हमारा लाइम क्या क्या इम्पार्ट करता है, तो बेसिकली लाइम हमारा इम्पार्ट क्या क्या करता है, हमारा ब्लोइंग, ड्राइंग, रोलिंग, प्रेसिंग और स्पिनिंग। ये सारे के सारे क्वालिटी क्या कहते हैं एडजेक्टिव्स, यानी कि ये सारे के सारे फीचर्स जो है वो इसमें इम्पार्ट करता है। और क्या बताता है ये ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ाता है प्लस स्टिफनेस भी बढ़ाता है किसकी, हमारे ग्लास की। क्लियर हो गया। अब फिर दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमारा है सिलिका। तो सिलिका इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्योर क्वार्ट्ज, ठीक है, प्योर क्वार्ट्ज, क्रस्ट, सैंडस्टोन्स एंड पल्वराइज्ड फ्लिंट। ये तीन फॉर्म में हमारा सिलिका ऐड होता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो ये सैंड पोर्शन लिखा है उसको डिफाइन कर रहा है। फिर ये क्या करता है, इट इज़ एडेड टू द लोअर द फ्यूजन ऑफ टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना ज़्यादा है,
ठीक है। तो अब ये टेम्परेचर और ज़्यादा ना बढ़ने लगे तो ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारा कम करता है किसको, फ्यूजन के टेम्परेचर को। ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया हमारा सोडा। तो सोडा को मैंने बता ही दिया आपको कि सोडा हमारा किस लिए यूज़ होता है। सोडा हमारा एक्सेलेरेटर की तरह यूज़ होता है, यानी कि फ्यूजन को ये जल्दी जल्दी बढ़ाता है, फ्यूजन की स्पीड को। और दूसरा क्या करता है, ये अगर एक्सेस में ऐड हो गया तो ये हमारा हार्मफुल होता है किसके लिए, ग्लास के लिए। ठीक है। फिर लास्ट आता है हमारा पोटैश। तो पोटैश क्या करता है, इट रेंडर्स द ग्लास इनफिजिबल। अब क्या है कि ग्लास क्या है कि अब इतने हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर रहे हैं। तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम जब काम कर रहे हैं तो चांसेस होते हैं कि हमारा ग्लास मेल्ट कर जाए। तो पोटैश क्या करता है, पोटैश प्रोटेक्ट करता है किसको, ग्लास को प्रोटेक्ट करता है मेल्ट होने से। इनफिजिबल का मतलब होता है कि टू स्टॉप फ्रॉम मेल्टिंग। ठीक है। तो ग्लास को मेल्ट होने से बचाता है, और प्लस ये क्या करता है कि इट गिव्स द फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ भी इम्पार्ट करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ द टाइल्स। तो पहला क्या बोल रहा है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो हम क्या करते हैं, ये चारों टेस्ट हम किस पे अप्लाई करते हैं, ये चारों टेस्ट हम टाइल्स के लिए करते हैं। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, यानी ये चारों ऑप्शन सही है। हम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट भी करते हैं टाइल्स पे, हम इम्पैक्ट टेस्ट भी करते हैं, हम ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट भी करते हैं, और हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी करते हैं टाइल्स का। ठीक है, क्योंकि टाइल्स में आपको पता है कि क्ले के पार्टिकल्स भी होते हैं, तो जो हमारा एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा कर सकते हैं वाटर को। ठीक है, तो हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी करेंगे यहाँ पे इसका। अब देखो हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है मैंने कि कौन कौन से टेस्ट हम बेसिकली टाइल्स पे करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम उसको देख लेते हैं। तो पहला क्या हो गया हमारा, मॉइस्चर एक्सपेंशन टेस्ट। दूसरा क्या हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तीसरा हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ टेस्ट। चौथा क्या हो गया, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट। पांचवा क्या हो गया, इम्पैक्ट टेस्ट। छठा क्या हो गया, थर्मल शॉक रेजिस्टेंट टेस्ट। सातवां क्या हो गया हमारा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। यहाँ पे एक ही रह गए, कोई नहीं। फिर आठवां क्या हो गया हमारा, केमिकल रेजिस्टेंस टेस्ट। फिर क्या है हमारा, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर टेस्ट। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, सरफेस एब्रेशन टेस्ट। और लास्ट हो गया हमारा हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, तो ये सारे लिस्ट, यानी कि ये कम से कम नाम तो, अब मेथड्स क्या हैं वो सारी चीज़ें इतने डिटेल में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कम से कम नाम आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम अगर ये पूछ लिया कि टेस्टिंग ऑफ टाइल्स के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो क्या पता इनमें से कोई एक नाम दे दें। ठीक है, या फिर ये भी कर सकता है कि वो 2-3 लिस्ट दे दे और उसके बाद पूछ ले, जैसे इस बार पूछा था। ठीक है, तो वापस से कि टेस्टिंग ऑफ टाइल्स, तो आपको नाम क्या है, सारे के सारे नाम याद रखने हैं। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm² ऑफ थर्माकोल रेंजेस बिटवीन। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ रहा है किसकी, थर्माकोल की। ठीक है, तो कितनी होती है हमारी वो, 11.77 टू 14.4 न्यूटन पर mm², यानी सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बेसिकली थर्माकोल क्या है, थर्माकोल सबको पता है कि वो हमारा लाइट इन वेट होता है एंड सेल्युलर प्लास्टिक मटेरियल होता है। ठीक है, जो हमारा यूज़ होता है किसके लिए, साउंड और हीट इंसुलेशन के लिए। अब ठीक है, अब साउंड और हीट इंसुलेशन हमें कहाँ कहाँ से होता है, या तो सीलिंग से बचाने के लिए होता है, वॉल के लिए होता है, रेफ्रिजरेटर के लिए होता है, एयर कंडीशनिंग ऑफ बिल्डिंग्स के लिए भी होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा सॉफ्ट होता है, लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है। ठीक है, इस वजह से हमारा ज़्यादा यूज़ में करते हैं, और इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा कितना होता है, हमारा ये 11.7 से 14.4 के बीच में रेंज करता है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि इट हैज़ एक्सेलेंट हीट, साउंड एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें किस किस चीज़ से बताता है, इलेक्ट्रिसिटी से, साउंड से, हीट से। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों से ये हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी कि इंसुलेशन, यानी कि हमारे ये कंडक्ट नहीं होने देता इसके थ्रू, तो हमारा इसलिए ये बेसिकली काफ़ी जगह यूज़ होता है। ठीक है, यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन भी कर दी है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ यूज्ड एज अ बॉन्डिंग एडमिक्सचर। ठीक है, अब कौन सा ऐसा मटेरियल है गिवन ऑप्शंस में से जो हमारा बॉन्डिंग एडमिक्सचर की तरह यूज़ होता है। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, ऑल ऑफ अब। ठीक है, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो हमारा नेचुरल रबर भी यूज़ होता है, सिंथेटिक रबर भी यूज़ होता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर भी, ये तीनों मटेरियल हमारे बॉन्डिंग एडमिक्सचर की तरह यूज़ होते हैं। ठीक है,
अब चलो देख लेते हैं इसको क्या है। बेसिकली बॉन्डिंग एडमिक्सचर्स क्या होते हैं हमारे, दीज आर द वाटर इमल्शंस ऑफ सेवरल ऑर्गेनिक मटेरियल्स दैट आर मिक्सड विद सीमेंट एंड अप्लाइड ऑन ओल्ड कंक्रीट सरफेस बिफोर पैचिंग सो टू फॉर्म द बेटर बॉन्डिंग बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो हमारे बॉन्डिंग मिक्सचर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो पुराना कंक्रीट सरफेस है, हमें उसके ऊपर एक नया कंक्रीट सरफेस लगाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में बॉन्डिंग भी तो होनी चाहिए। अगर बॉन्डिंग नहीं होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, गैप फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, गैप फॉर्म होने के बाद आगे वाला स्ट्रक्चर जो है वो कुछ टाइम बाद फॉल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा बैक साइड से। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में हम बॉन्डिंग एडमिक्सचर्स को सीमेंट में मिक्स करके हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ओल्ड और न्यू कंक्रीट के बीच में बॉन्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अब जो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होते हैं हमारे एडमिक्सचर्स, तो कौन कौन से हैं वो हमारे नेचुरल रबड़ है, सिंथेटिक रबड़ है और ऑर्गेनिक पॉलीमर है। ठीक है, ये तीन हो गए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि द पॉलीमर इंक्लूड्स, अब पॉलीमर भी कौन कौन से पॉलीमर हो सकते हैं, तो वो पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया या फिर पॉलीविनाइल एसीटेट भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर बिटुमेन। अब बिटुमेन के लिए हमारा कौन सा टेस्ट यूज़ होता है, स्लम्प, एब्रेशन, पेनिट्रेशन या फिर फाइननेस। तो आपको पता है कि पेनिट्रेशन टेस्ट हम करते हैं। ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्ट हम करते हैं किसके लिए, बिटुमेन के लिए पेनिट्रेशन टेस्ट हम करते हैं। क्लियर हो गया, यानी थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। देखो अब क्या है, यहाँ पे हमने बता दिया है कि कौन सा टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली अब देखो पेनिट्रेशन टेस्ट हमारा क्या है कि किसके लिए यूज़ होता है, हम चेक करने के लिए हमारा हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ बिटुमेन। ठीक है, अब इसकी डिसाइरेबल वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए, 30-40 होती है या तो 60-70 होती है या फिर 80 या 100 होती है। ठीक है, ये तीन रेंज में हमें इसकी वैल्यूज़ मिलती है। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, डक्टिलिटी टेस्ट। डक्टिलिटी टेस्ट हमारा क्या होता है कि ये हमारा किस लिए होता है, डक्टिलिटी टेस्ट करने के लिए होता है। इसकी डिसाइरेबल वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, लेस देन 50 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। तो फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट हमारा बेसिकली अब नाम से ही पता चल रहा है सारे कि ये किस लिए यूज़ होता है, हमारा जो फ्लैश पॉइंट क्या है हमारा और फायर पॉइंट क्या है हमारा, जो हमारा ग्रेटर दैन 175 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ये। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या है, फ्लो टेस्ट हम बेसिकली कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए करते हैं। तो ठीक है, इसकी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, ये तो जिस हिसाब से हमारी डिज़ायरेबल चीज़ होगी तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, यानी इसकी कोई डिज़ायरेबल वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। अब सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट नाम से ही सारा पता चल रहा है कि सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट का हमने देखना है। तो इसमें हमारा कौन सा टेस्ट करते हैं, रिंग एंड बॉल टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होना चाहिए, इसमें जो टेम्परेचर हमारा रखते हैं तो वो टेम्परेचर किस बीच में रेंज होना चाहिए, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बीच में हम चेक करेंगे कि हमारे जो मटेरियल है उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट हो गया हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट हमारा क्या है, पिग्नोमीटर टेस्ट हो गया। ठीक है, ये सबको पता ही है कि 1.01 टू 1.03 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा वाटर कंटेंट टेस्ट। वाटर कंटेंट टेस्ट हमारा वाटर कंटेंट के लिए होता है जो हमारा लेसर दैन 2% होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी हमारा लेस देन 2% होना चाहिए। तो समझ में आ गया कि ये सारे के सारे किस लिए बता रही थी मैं, ये सारे के सारे टेस्ट जो मैंने अभी बताए हैं आपको, ये सब बिटुमेन के लिए है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेंशन भी है। तो ये सारी चीज़ें हम बिटुमेन के लिए करेंगे, और ये जो वैल्यूज़ आपको यहाँ पे लिख रखी है ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी स्पेसिफिकली बिटुमेन के लिए है, किसी और के लिए मत लिख के आ जाना कि मैम ने बोला था इस टेस्ट के लिए तो यही वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि ये मैंने स्पेसिफिकली बिटुमेन के लिए ये चार्ट है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लोसिव रिक्वायर्ड फॉर ब्लास्टिंग इज़ मेजर्ड इन। ठीक है, अब क्या है कि जो एक्सप्लोसिव हम यूज़ करते हैं ब्लास्टिंग के लिए, ठीक है, तो वो हमारा किस में मेजर होता है, तो वो हमारा मेज़र करते हैं हम किलोग्राम में। ठीक है, चलो इसको आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो अब मैंने मेंशन भी कर दिया है, स्पेशली रिक्वायर्ड मटेरियल लाइक एक्सप्लोसिव रिक्वायर्ड फॉर ब्लास्टिंग एंड स्टोन क्वेरिंग इज मेजर्ड इन किलोग्राम। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि स्टोन क्वेरिंग में जो हम ब्लास्टिंग के लिए एक्सप्लोसिव यूज़ करते हैं वो हम किलोग्राम में यूज़ करते हैं, लेकिन स्टोन क्वेरिंग को हम अगर और किसी तरीके से भी स्टोन क्वेरिंग करते हैं तो उसको हम क्यूबिक मीटर में भी क्या कहते हैं मेज़र करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम किलोग्राम में कर रहे हैं एक्सप्लोसिव को मेज़र, लेकिन अगर हम स्टोन क्वेरिंग को किसी और प्रोसेस से करते हैं तो वहाँ पे हम क्यूबिक मीटर में भी मेज़र
मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना आप। फिर दूसरा क्या है, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, पडलिंग, कंक्रीटिंग, ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन, यानी कि अब ये क्या है कि हमारा इसके अलावा एक्सप्लोसिव को तो हम किलोग्राम में करते हैं, लेकिन अगर हमारा क्यूबिक मीटर है तो क्यूबिक मीटर के में क्या क्या हम और चीज़ें करते हैं। तो बेसिकली हमारा क्या क्या है, तो अर्थवर्क ऑफ एक्सकवेशन होता है वो हमारा क्यूबिक मीटर में होता है, पडलिंग होती है वो भी क्यूबिक मीटर में होते हैं, कंक्रीटिंग, ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन, स्टोन मशीनरी, ये सारे के सारे हमारे क्यूबिक मीटर में होते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर लो कि हमारी ये स्टोन क्वेरिंग जो होती है वो भी हमारी क्यूबिक मीटर में होती है। अब देखो मैंने यहाँ पे दो चीज़ बोली हैं, दोनों चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे एक्सप्लोसिव जो है वो किलोग्राम में होता है, ठीक है। आप स्टोन क्वेरिंग में जो एक्सप्लोसिव यूज़ होता है उसको हम किलोग्राम में मेंशन करते हैं, लेकिन स्टोन क्वेरिंग को हम किस में करते हैं, क्यूबिक मीटर में करते हैं। दोनों स्टेटमेंट्स को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। स्टोन क्वेरिंग के यानी कि स्टोन जो निकल रहे हैं उनको हम मेज़र करेंगे क्यूबिक मीटर्स में, लेकिन स्टोन क्वेरिंग करने के लिए जो एक्सप्लोसिव हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम मेज़र करेंगे किलोग्राम में। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेम्पर्स आर जनरली यूज टू कोट। अब डिस्टेम्पर्स हमारे कहाँ पे यूज़ होते हैं? अब देखो डिस्टेम्पर के 50 ऐड आते रहते हैं पूरे दिन। अगर आप टीवी देखते हो, आप कहीं भी यूट्यूब के वीडियोस भी देखते हो, तो उसमें बीच बीच में अगर डिस्टेम्पर का ऐड आ रहा है तो आपको वो क्लियरली बताता है कि डिस्टेम्पर हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो ऐसे डिस्टेम्पर्स भी आ रहे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को एक्सपोज एनवायरनमेंट में भी हमारे यूज़ होते हैं। लेकिन बेसिकली डिस्टेम्पर्स हमारा कहाँ यूज़ होता है, वो इंटीरियर सरफेस विच आर नॉट एक्सपोज टू एनवायरनमेंट, ठीक है। ऐड में आपने सुना होगा कि ये हमारा बाहर से भी प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है यानी कि हमारे बारिश वगैरह भी आती है तो भी हमारा उसको वॉल्स को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन बेसिकली हमारा डिस्टेम्पर्स क्या यूज़ होता है, हमारा इंटीरियर सरफेस के लिए होता है, ठीक है। अब चलो इसको देख लेते हैं। तो डिस्टेम्पर बेसिकली होता क्या है? डिस्टेम्पर हमारा होता है कि इट इज़ वाइट पेंट मेड विद द बेस एज वाइट चॉक एंड थिनर एज वाटर। तो इसमें हम थिनर क्या यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, और हमारा जो बेस होता है वो क्या होता है, वाइट चॉक होता है, ठीक है। ये चीपर होता है, किससे? पेंट से ज़्यादा चीपर होता है। फिर इन विच चॉक इज़ यूज्ड एज अ बेस एंड वाटर एज अ कैरियर एंड ग्लू एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। हमारा बेसिकली क्या होता है कि हमारा देख लिया हमने, बेस हमारा जो होता है वो वाइट चॉक होता है, विथ चॉक नहीं एक्चुअली वाइट है ये, ठीक है। वाइट चॉक होता है, जो हमारा वाटर होता है वो हमारा कैरियर होता है, और जो ग्लू होता है वो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, ठीक है। बेसिकली ये मतलब वहाँ पे वो चीज़ टिकी रहे उस चीज़ के लिए हमारा ग्लू ऐड भी होता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये कि दीज आर मोस्ट सुटेबल फॉर द वाइट वॉश सरफेस ऑफ इंटीरियर वॉल्स एज वेल एज प्लास्टर्ड सरफेस। तो ये बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, ये हमारे वाइट वॉश सरफेस पे भी यूज़ होता है, और दूसरा हमारा प्लास्टर्ड सरफेस पे भी यूज़ हो सकता है डायरेक्टली, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दिस इज़ नॉट यूज फॉर सरफेस एक्सपोज टू वेदर बिकॉज वॉश्ड अवे व्हेन यूज टू एक्सपोज सरफेस। अब क्या बोल रहा है ये कि अगर हमने एक्सपोज सरफेस पे इसको यूज़ किया तो ये क्या होता है, ये वॉश अवे हो जाता है। लेकिन आजकल क्या है, नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो अब ऐसे डिस्टेम्पर्स भी ये लोग बना रहे हैं जिसमें हमारा क्या है, ये एक्सटर्नल क्या कहते हैं सर्फेसेस के लिए भी यूज़ होता है। अब क्या है, इट इज़ लेस ड्यूरेबल बट ईजिली वर्केबल। ये लेस ड्यूरेबल होता है लेकिन मतलब ईजिली वर्केबल होता है, यानी आराम से हम इसके साथ काम कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ पेंट इन होम्स फॉर इंटीरियर वॉल्स। अब ये क्या है कि हमारे पेंट की तरह यूज़ होता है हमारे इंटीरियर वॉल्स के लिए, जहाँ पे बारिश वगैरह ईजिली नहीं पहुँच सकती है, ठीक है। कि अगर पहुँचेगी तो फिर ये क्या है, वॉश अवे हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, The operation of removal of impurities of clays adhering to iron ore is known as। अब क्या है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि the operation of removal of impurities of clay, यानी कि removal of impurities of clay adhering to iron ore, ठीक है। फिर उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे अपना ड्रेसिंग, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ड्रेसिंग। क्लियर हो गया? अब देखो देख लेते हैं ड्रेसिंग क्या होता है बेसिकली। तो ड्रेसिंग हमारा होता है कि द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ क्ले एडेरिंग टू आयरन ओर इज नोन एज ड्रेसिंग बाय यूजिंग रॉक क्रशर। दिस ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट।
तो अब क्या है, रॉक क्रशर को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, आयरन ओर में से इम्प्योरिटीज़ को निकाल सकते हैं। क्या कहते हैं, बेसिकली जो ओर के रॉक्स हमें मिलते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, बहुत ही माइन्यूटली क्रश कर देते हैं। ठीक है, अब क्रश कर देंगे, फिर वॉश कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारे क्ले पार्टिकल्स होंगे वो तो सारे निकल जाएंगे पानी से। ठीक है, और बचेंगे हमारे पास क्या, वो हमारा बेसिकली मेटल्स, हमारे पास मिनरल्स हमारे बेसिकली बचेंगे। ठीक है, फिर क्या है, ड्यू टू क्रशिंग ओर पार्टिकल्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज आर ऑब्टेन्ड। अब क्रशिंग की वजह से क्या होता है कि हमारा जो पार्टिकल्स मिलता है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा यूनिफॉर्म साइज होता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, रिड्यूसिंग गैसेस पेनिट्रेट्स द आयरन ओर्स इन अ बेटर वे। फिर क्या है कि जो हमारे क्या कहते हैं कि जो गैसेस पेनिट्रेट करते हैं तो वो हमारा बेटर वे में कर पाते हैं और यूनिफॉर्मली कर पाते होंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि इफ़ ओर कंटेन्स क्ले, लूम एंड अर्दी मटेरियल, दे आर वॉश्ड इन अ स्ट्रीम टू रिमूव सच एज इम्प्योरिटीज़। अब देखो मैंने बताया ही कि जैसे वो क्रश करने के बाद वॉश कर देते हैं। ठीक है, तो वॉश करने से क्या होता है कि जो क्ले पार्टिकल्स है वो भी हट जाते हैं। इसके अलावा देखो ऊपर से ये इन्होंने क्या बोला कि जो गैसेस हैं वो गैसेस भी क्या करते हैं कि गैसेस के वजह से भी वो ज़्यादा क्या कहते हैं कि हमारा गैसेस ईजिली अच्छे से पास हो जाता है और गैसेस की वजह से भी हमारी जो काफ़ी इम्प्योरिटीज़ है वो वहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो वॉश करने से पहले ये एक और टेक्निक भी यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम गैस पास करते हैं उससे। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं कैल्सिनेशन क्या होता है। Calcination, it is a process in which ore is heated below its melting point, either in the absence or in a limited supply of air, in an aim to drive off volatile expunges, moisture, water of hydrates and organic matter from the ore. तो कैल्सिनेशन की बेसिकली क्या बोल रहा है ये, तो कैल्सिनेशन बोल रहा है इसमें कि हम क्या करते हैं, अपने ओर को हीट करते हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ तक हीट करते हैं, तभी तक हीट करते हैं यानी उसका जो टेम्परेचर है हम वहाँ तक ही बढ़ाते हैं तब भी ये मेल्ट ना कर जाए। ठीक है, मेल्ट नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं, आइदर इन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ एयर सप्लाई, या तो एयर के एब्सेंस में करेंगे या तो एयर के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। अब ये क्यों करते हैं, ताकि जो भी वोलेटाइल पार्टिकल्स हैं या फिर मॉइस्चर है या फिर वाटर ऑफ हाइड्रेट्स हैं या फिर ऑर्गेनिक मैटर है ओर में हमारे, ये सारे के सारे हमारे रिमूव हो जाए। ठीक है, फिर क्या नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है हमारा प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन में क्या बोल रहा है, इन मोस्ट केसेस मेटल्स एंड देयर ओर्स अकर्स इन द ग्राउंड एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स दैट ऑल्सो कंटेन्स रॉक्स, सैंड, क्ले, सिल्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज़। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं, जो उनके ओर्स होते हैं, वो क्या होता है कि हमारे ग्राउंड में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमें मिलते हैं। ठीक है, जब हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलते हैं ईजिली, यानी कि हमें ऐसा नहीं कि आयरन अलग से मिल जाएगा और सारी चीज़ें अलग से मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलते हैं, जो जिसमें क्या क्या होता है, हमारा रॉक्स भी होता है, सैंड भी होता है, क्ले भी होता है, सिल्ट भी होता है और अदर सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम उनको फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम मेटल फॉर कमर्शियल यूज़, यानी कि मेटल को हम कमर्शियल यूज़ के लिए पहले हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको कमर्शियल यूज़ के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। फिर क्या वो करते हैं, उसमें से सेपरेट करते हैं और फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल विथ विच इट अकर्स। ठीक है, यानी कि देखो अब जैसे मेटल मिला तो यहाँ एक जगह पे हमें काफ़ी अच्छा खासा मेटल का प्रपोर्शन मिल गया, तो पहले हम उसको निकाल के साइड रख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जो बची हुई इम्प्योरिटीज़ है उस इम्प्योरिटीज़ में से हम क्या करते हैं कि जो ओर होता है उसको धीरे धीरे सेपरेट करते हैं और उनको इम्प्योरिटीज़ से बिल्कुल अलग कर देते हैं, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्योरीफिकेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिफाइनिंग। ठीक है, तो रिफाइनिंग में क्या करते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्योरिटी ऑफ अ मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर कैन बी इम्प्रूव्ड। अब क्या है कि देखो जैसे हमने मेटल निकाला, अब जैसे हमने क्या हुआ था कि एक पोर्शन हमने जैसे मेटल का निकाल लिया था, हाँ एक जगह पे हमें काफ़ी अच्छा खासा मेटल मिल गया तो उसको हमने निकाल के रख लिया था। अब क्या है, उसकी प्योरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन अब क्या है कि मेटल से जो हमने ओर निकाला है तो अब वो ओर में क्या करेंगे, हम उसको और इम्प्रूव करेंगे उसकी किसको, प्योरिटी को। ठीक है, यानी कि उसमें से इम्प्योरिटीज़ और ज़्यादा हम निकालेंगे अब काफ़ी अच्छे लेवल पे, ताकि जो मेटल का एक्सट्रैक्शन हो वो नियरली हमारा जो मेटल का क्या कहते हैं कि उस पर्टिकुलर ओर में उस एक्सट्रैक्शन में जो 90 to 95% हो वो हमारा मेटल होना चाहिए। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ हम कितनी अलाउ कर सकते हैं, ओनली 5 to 10%। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ अ थिक ग्लास शीट एंड अ सैंडविच लेयर ऑफ। तो क्या होगा हमारा, सैंडविच लेयर ऑफ हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक। ठीक है, यानी जो हमारा बुलेट प्रूफ ग्लास होता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ अ थिक ग्लास शीट एंड अ सैंडविच लेयर ऑफ हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक। ठीक है, तो ये सैंडविच लेयर होते हैं। अब क्या है, देख लेते हैं इसको।
तो देखो यहाँ पे क्या है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बुलेट रेजिस्टेंट ग्लासेस। देखो 2 टाइप के बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास होते हैं। पहला कौन सा होता है सॉलिड एक्राइलिक और दूसरा होता है लैमिनेटेड पॉलीकार्बोनेट। अब पहला होता है सॉलिड एक्राइलिक, तो इट इज़ जस्ट इट्स नेम सजेस्ट, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम चीज़ें जैसे मैंने बोला ही था पिछले क्लास में भी कि नाम पे ज़्यादा ध्यान रखा करो। मैक्सिमम हमारा जो सिविल है वो सारी चीज़ें आपको बेसिकली अपनी डेली लाइफ में दिखती भी होंगी, प्लस उनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि उसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। 90% चीज़ें आपको ऐसी मिल ही जाएंगी, 80 to 90% जनरली आपको ऐसी चीज़ें मिल ही जाएंगी, ठीक है, जिसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि उसका फंक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि सॉलिड एक्राइलिक। अब सॉलिड एक्राइलिक का मतलब है कि इसमें एक सॉलिड शीट होगी किसकी, एक्राइलिक की, ठीक है। देखो अब कितनी होनी चाहिए ये, या तो 1 to 1/4 इंच की होगी या फिर 1 to 3/8 इंच की होगी, ठीक है। इतनी थिक होती है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि हमारी कितनी प्रोटेक्शन चाहिए उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी थिक शीट हम एक्राइल की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी एक्राइलिक की हम यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हो गया। फिर दूसरा क्या बोल रहा है कि लैमिनेटेड पॉलीकार्बोनेट। अब लैमिनेटेड पॉलीकार्बोनेट दैट मीन्स कि इट इज़ मेड बाय लेयरिंग पॉलीकार्बोनेट अ हैवी ड्यूटी क्लियर प्लास्टिक बिटवीन 2 शीट्स ऑफ ग्लास एंड लैमिनेटिंग इट ऑल टुगेदर। अब क्या करते हैं कि 2 ग्लास लेते हैं, ठीक है, उसके बीच में हम क्या करते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा हैवी क्लियर प्लास्टिक की शीट लगाते हैं। फिर हम क्या करते हैं इन तीनों को मिला के सैंडविच बना के इनकी, फिर इनको साथ में लेमिनेट करते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो थिकनेस होती है वो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 3/4 इंचेस की भी हो सकती है, 1 इंच की भी हो सकती है, 1 to 1/4 इंचेस की भी थिकनेस हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। अब क्या है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन के लेवल पे डिपेंड करेगा कि हमें कितनी प्रोटेक्शन चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया। फिर क्या बोल रहा है, बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ अ थिक ग्लास शीट एंड अ सैंडविच लेयर ऑफ हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक, ठीक है। हमने जो पीछे पढ़ा वही लाइन वापस से हमने लिख दी है कि बुलेट प्रूफ ग्लास क्या होती है कि 2 ग्लास की शीट होती है जिसके बीच में हम एक प्लास्टिक की शीट को हम क्या करते हैं कि सैंडविच करते हैं, ठीक है, वही उसी को हम क्या बोलेंगे, अपना बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास बोलेंगे। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्टेम्पर इज़ यूज्ड ऑन। अब भी हमने डिस्कस किया डिस्टेम्पर हमारा कहाँ यूज़ होगा, तो नॉट एक्सपोज टू वेदर, ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट एक्सपोज टू वेदर, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसमें कुछ बताने जैसे है नहीं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सारा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टेराकोटा इन बिल्डिंग इज़ यूज्ड फॉर। अब देखो टेराकोटा इन बिल्डिंग इज़ यूज फॉर, किस लिए यूज़ करते हैं हम टेराकोटा को बिल्डिंग में, तो बेसिकली हमारा ये होता है ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए, ठीक है। देखो टेराकोटा इज़ अ क्ले बेस्ड सिरामिक। अब क्या होता है टेराकोटा, क्या होता है कि टेराकोटा हमारा क्ले होता है कि मतलब क्ले बेस्ड एक सिरामिक होता है, ठीक है। फिर टेराकोटा इज़ यूज फॉर स्कल्पचर मेड इन अर्थनवेयर। अब आपने स्कल्पचर्स तो देखे ही होंगे किसके, टेराकोटा के, मिट्टी से बने हुए जो भी मूर्ति वगैरह होती है वो सारी चीज़ें तो देखे होंगे। आजकल तो काफ़ी अच्छे अच्छे आर्ट्स भी आ रहे हैं। फिर क्या है, इट इज़ यूज इन मेकिंग रूफ टाइल्स, ब्रिक्स, सरफेस एम्बेलिशमेंट एंड बिल्डिंग वर्क। अब क्या बोल रहे हैं, यानी कि बेसिकली क्या होता है कि हमारा एनहांसिंग के नहीं, यानी टेक्सचर एनहांस करने के लिए बेसिकली हमारा यूज़ होता है। जैसे टाइल्स में हमारा जो ब्रिक्स हम यूज़ करते हैं उसके लिए भी, यानी कि जो एक्सपोजर ब्रिक्स होते हैं, यानी कि जो हमारे सरफेस पे दिखते हैं वो, और हमारा सरफेस एम्बेलिशमेंट, ठीक है, यानी कि बेसिकली हमारे सरफेस को बेटर टेक्सचर देने के लिए भी हमारा यूज़ करते हैं हम इसको बिल्डिंग वर्क में, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ये ग्लेज्ड आर्किटेक्चरल टेराकोटा इज़ यूज्ड एज अ एक्सटीरियर सरफेस फॉर बिल्डिंग। आजकल आपने देखी होगी जो रेड बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जो रेड ब्रिक के हमारा फॉर्मेशन बाहर दिया जाता है, तो वहाँ पे आप देखते होगे कि कोई भी सरफेस यानी मोर्टार के लेयर हम नहीं लगाते हैं या फिर कोई भी ऐसा पेंट नहीं लगाते हैं, ठीक है। वो बेसिकली क्या करते हैं, हम ब्रिक से ही क्या करते हैं, अच्छे खासा मतलब क्या कहते हैं टेक्सचर उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर सर्फेसेस ऑफ बिल्डिंग्स को, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ग्लेज्ड आर्किटेक्चरल टेराकोटा बोलेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज एनोडाइज्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वेदरिंग इफेक्ट बाय फॉर्मिंग अ सरफेस कोट ऑफ। तो क्या होगा कि इस पे सरफेस कोट हम किसका फॉर्म करते हैं, हम इस पे सरफेस कोट फॉर्म करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा आंसर हो गया इसका।
अब एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग क्या होता है बेसिकली हमारा एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स द मेटल सरफेस इनटू अ डेकोरेटिव, ड्यूरेबल, कोरोजन रेजिस्टेंट एंड एनोडोइक ऑक्साइड फिनिश इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारा मतलब मेटल सरफेस होता है उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से हम क्या क्या इसको प्रोवाइड करवाते हैं, हम उसमें उसको डेकोरेटिव बनाते हैं और ड्यूरेबल बनाते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट बनाते हैं, एनोडिक ऑक्साइड का फिनिश देते हैं हम उसको, जिसको बेसिकली पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे एनोडाइजिंग। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। यानी इस प्रोसेस में बेसिकली हम करते क्या है कि एक थिक लेयर फॉर्म करते हैं किसकी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की। ठीक है, या फिर ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, द प्रोसेस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग बिकॉज द पार्ट टू बी ट्रीटेड फ्रॉम्स द एनोड ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, अब ये क्या एनोडाइजिंग हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम एनोड को ट्रीट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का हमारा एनोड पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं कि एनोड से हम ट्रीट करते हैं, यानी ट्रीटेड टू बी फ्रॉम एनोड। ठीक है, एनोड को हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, एनोडाइजिंग बोलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, द डिपोजिशन ऑफ द लेयर, द डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एनोडाइजिंग एंड द एल्युमिनियम सरफेस इज ऑफन आयोनाडाइज्ड। ठीक है, अब बेसिकली क्या बोल रहा है ये हमारा कि जो हमारा डिपोजिशन ऑफ लेयर होता है वो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड का होता है, जिसको हम एनोडाइजिंग बोलते हैं, और जो हमारा एल्युमिनियम सरफेस होता है उसको हम एनोडाइज्ड बोलते हैं। ठीक है, यानी जिस एल्युमिनियम सरफेस से हमारे ये प्रोसेस हुआ है उसको हम एनोडाइज्ड बोलेंगे। क्लियर हो गया? फिर क्या बोल रहा है ये, द एनोडाइजिंग प्रोसेस ऑफ ऑन एन एल्युमिनियम इंक्रीजेस कोरोजन एंड वियर रेजिस्टेंस। अब क्या क्या इंक्रीज़ करता है ये हमारा, एक तो कोरोजन रेजिस्टेंट हमारा इंक्रीज़ कर देता है, उसके बाद हमारा क्या है, वियर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करता है। क्लियर हो गया? यानी ये सारे जो फ़ायदे हैं वो हमें मिलते हैं इस प्रोसेस से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अ वेरी कंफर्टेबल टाइप ऑफ स्टेयर फॉर यूसेज इज़, तो कौन सा स्टेयर होगा हमारा, बेसिकली ओपन नेवल। ठीक है, ओपन नेवल होता है हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि डॉग लेग्ड होगा या फिर ओपन नेवल होता है। तो जो कंफर्टेबल होगा वो हमारा क्या होता है कि हमारा ओपन नेवल होता है। ओपन नेवल में क्या होता है कि हमारा जैसे ये स्टेयर्स है, ठीक है, ये स्टेप्स जा रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, ईजी हो जाता है। ठीक है, यानी एक कंटिन्यूएशन मिल जाता है हमें, सॉरी, ठीक है, एक कंटिन्यूएशन हमें यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद वापस से ये हमारा स्ट्रेट स्टेयर शुरू हो जाते हैं। ये हमारा हो गया ओपन नेवल। डॉग लेग में क्या होता है कि बेसिकली हमारा क्या दिखेगा कि यहाँ पे क्या है, हमारे स्टेयर्स आते हैं, फिर ये हमारा प्लेटफॉर्म आ जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा प्लेटफॉर्म है, फिर यहाँ पे हमारे स्टेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा डॉग लेग होता है। तो हमारा जो मोर कंफर्टेबल कौन सा होगा, तो मोर कंफर्टेबल हमारा ओपन नेवल होगा। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, इसमें हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ आर एंड टी आर द राइज एंड ट्रेड ऑफ द स्टेयर्स स्पैनिंग हॉरिजॉन्टली एंड स्टेप्स आर सपोर्टेड बाय द वॉल ऑन द वन साइड एंड बाय स्ट्रिंगर बीम ऑन द अदर साइड, द स्टेप्स आर डिजाइंड एज अ बीम ऑफ द विड्थ। तो ठीक है, यानी कि अब स्टेप्स की डिज़ाइनिंग कैसे हम करेंगे, तो स्टेप्स की डिज़ाइनिंग हम करेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब कैसे वो देख लेते हैं कि हमारा जो ये ट्रेड पोर्शन है, ठीक है, जो ट्रेड पोर्शन है वो हमारा ये हो गया, ठीक है, स्टेप का, और जो ये हो गया ये हमारा राइज हो गया। ठीक है, तो हमारा जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन हमको डिसाइड करना है। तो ये पोर्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो हमारा बेस आएगा वो बेस आएगा हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ बिटुमेन इज। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा जो बिटुमेन का होता है वो होता है हमारा 1.09 के अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, बेसिकली हमारा 1.09 नहीं होता है, लेकिन 1.09 हमारा जो है ये वो क्लोजेस्ट आंसर होगा। कैसे, अब देख लेते हैं। यहाँ पे देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा यहाँ पे क्या है, जो प्योर बिटुमेन का होता है वो हमारा रेंज में होता है, वो 0.97 टू 1.02। अब देखो ऑप्शन देख लो आप, तो ऑप्शन में जो हमारा जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का बिटुमेन का हमारा आ रहा है वो हमारा होगा 1.09। हालांकि यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि 0.9 भी हमारा क्या है कि बिटुमेन का हम ग्रेविटी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जो मतलब मोर सेटिस्फाइंग आंसर होगा वो हमारा 1.09 होगा, क्योंकि हमारा जो 0.9 है वो एक्चुअली में हमारे डिज़ायर्ड वैल्यू से काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 1.09 लेंगे। ठीक है,
क्यों? क्योंकि वो इससे ज़्यादा क्लोज है, और एल्स मैंने आपको बता दिया जो प्योर बिटुमेन का रेंज होता है वो होगा हमारा 0.97 टू 1.02, ठीक है। फिर हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टार होता है वो हमारा कितना होता है? वो होता है 1.10 टू 1.25, ठीक है। तार बताइए सबको क्या होता है, तो उसका हमारा बता दिया, उसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा कितना होगा? 1.10 टू 1.25, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज हमारा बिल्डिंग मटेरियल्स कंप्लीट हो गया है। तो बिल्डिंग मटेरियल्स के जो और भी ज़्यादा प्रीवियस, यानी हमने तो सिर्फ 3-4 साल के कवर किए हैं, तो 3-4 साल से पहले के भी क्वेश्चंस अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं इतने में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ, इससे भी पहले के क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं, तो आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे साइड से बिल्डिंग मटेरियल कन्वर्ट हो गया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा बिल्डिंग मटेरियल से तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा होगा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। तो उसका लेक्चर अब आपको नेक्स्ट हमारा थर्सडे से स्टार्ट होगा, जैसे मैंने बता रखा है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे हमारी क्लासेस होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।